जय हिंद बच्चों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर द लोहार में। आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका पहला नाम है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, संपूर्ण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, किस अभिक्रिया से क्या बनती है, और जो रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। और जितनी सारे इस चैप्टर में टॉपिक है सभी को हम लोग जो है बहुत ही अच्छी ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग क्या समझेंगे, बहुत ही सिंपल भाषाओं से हम लोग क्या समझेंगे। तो सबसे पहले आप यदि चाहते हैं कि ये जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, जो इस वीडियो में, जो इस क्लास में जो हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आप यदि इस पूरा वीडियो का, ठीक है, और पूरा नोट्स, इस चैप्टर का पूरा नोट्स लेना चाहते हैं तो जो क्या कीजिएगा, यह नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर जो है SMS करके जो है 2025 के मैट्रिक का तैयारी जो हो रहा है इस ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको जो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है क्लास के साथ साथ आपको PDF ही दे दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हुए क्लास को हम लोग इसी के साथ क्या है आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। सभी क्या शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण और टॉपिक जो है होने वाली है। और उसके साथ साथ जो है आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, और कौन सा क्वेश्चन विवेक क्वेश्चन वो भी बता दिए जाएंगे, और कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्ट से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया आखिर क्या है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से कुछ जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस चैप्टर से बाहर है, जो चैप्टर से बाहर से एग्जाम, मतलब जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वही बता देता हूँ, ठीक है, वही बता देता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे कैसे ढंग से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ यदि बात किया जाए तो यदि बताइए सबसे जो यदि हम बात किया जाए, यदि हम बात करेंगे कुल तत्वों में से, देखेंगे प्यारे बच्चों, कुल तत्व देखें, तत्वों की संख्या कुल देखें, कुल जो तत्व होता है, कुल जो क्या देखेंगे, तत्व देखेंगे। तो हमारे जो है कुल तत्व प्यारे बच्चों कितना है, 118 है, कितना है, 118 है, ठीक है। कुल तत्व कितना हो गया, 18 हो गया। इसमें धातु है, अधातु है, गैस है, ठीक है, सभी के सभी क्या है इसी में से है, ठीक है। अब बोलेंगे सबसे हल्का तत्व देखेंगे, बोले सबसे हल्का तत्व प्यारे बच्चों देखेंगे, इन तत्वों में से 118 तत्व है, इन तत्वों में से सबसे हल्का तत्व देखना है। क्या सबसे हल्का तत्व पूछा जाए कि प्यारा जो सबसे हल्का तत्व क्या है, तो प्यारा बच्चों सबसे हल्का तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जिसका संकेत क्या होता है, H होता है, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन, जिसका संकेत क्या होता है, H होता है। तो प्यारा बच्चों इसमें से 118 तत्वों में से 118 तत्व है, इन तत्वों में से 118 तत्वों में से जो है 118 तत्व है, इन तत्वों में से जो प्राकृतिक तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, प्राकृतिक तत्व होते हैं 98 होते हैं। कितना, इसमें से प्राकृतिक तत्व कुछ होते हैं, प्राकृतिक तत्व कितना होती है, 98 होती है। प्राकृतिक तत्व कितना हो गया, 98 हो गया। और धातु की संख्या प्यारे बच्चों, इसमें जो धातु संख्या होती है, धातु की संख्या कितना होती है, 93 होती है। धातु जो उसकी संख्या कितना हो गया, 93 हो गया, ठीक है। 118 में से धातु कितना हो गया, 93, और प्राकृतिक तत्व कितना हो गया, 98। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कुछ उपधातु होती है, जिसको हम लोग क्या उपधातु होते हैं, उपधातु तो होती है प्यारे, क्या इसमें धातु और जो धातु और जो अधातु दोनों के मिश्रण होते हैं। उपधातु ऐसे होते हैं जिसमें धातु का गुण और जो अधातु होते हैं दोनों का गुण पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या उपधातु कहते हैं। धातु का भी गुण पाए जाते हैं और अधातु का भी गुण पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या उपधातु कहते हैं। और सर्वाधिक उपलब्ध, तो धातु और अधातु से मिलकर जो उपधातु बना होता है, इसकी संख्या प्यारे कितना है, 7 है। इनकी धातु यदि पूछे जाए कि उपधातु की संख्या कितनी होती है, 4 5 6 7, तो ऑप्शन क्या जवाब देना है प्यारे, 7 को जवाब देना है, ठीक है। क्या जवाब देना है, 7 देना है। तो सर्वाधिक उपलब्ध जो है, सर्वाधिक उपलब्ध जो तत्व होते हैं प्यारे, सर्वाधिक उपलब्ध यदि तत्व देखेंगे, सबसे ज्यादा उपलब्ध पाए जाने वाले जो तत्व देखेंगे, तो प्यारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन होता है, जिसको हम लोग क्या होता है, ओ से दर्शाते हैं। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसको हम लोग क्या और से दर्शाते हैं, ठीक है। सबसे हल्का, सबसे भारत हो गया। अब देखेंगे सबसे हल्का तत्व देखना है। सबसे हल्का तत्व क्या होता है, लिथियम होती है। सबसे धातु में से देखेंगे सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व देखना है। सबसे हल्का तत्व क्या होता है, सबसे भारी तत्व उसमें, वो सबसे जो भारी। अगला सवाल क्या है, सबसे भारी धातु क्या होती है, तो सबसे भारी जो धातु होगा क्या होता है, लिथियम होती है। क्या होती है, लिथियम, जिसको हम लोग Li से दर्शाते हैं, ठीक है, लिथियम होती है, ठीक है। अब जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, ठीक है, ऐसे कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसमें पारा और मरकरी होते हैं। जो पारा और क्या होते हैं, मरकरी होती है। तो पारा जो होती है, पारा और जो मरकरी होते हैं, क्या होता है, जो मरकरी होते हैं,
ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु है लेकिन क्या था, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो प्यारे जो धातु का डेफिनेशन क्या होता है, धातु जो है हमेशा आघात वर्धनीय होती है। धातु को क्या, धातु को पीटेंगे तो क्या होगा, लंबा और चौड़ा होगा। ठीक है, धातु क्या होते हैं, विशेष धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में क्या विशेष प्रकार की चमक पाई, धातु क्या आघात वर्धनीय होती है, और धातु तन्य होती है। धातु को पीटने पर क्या होती है, लंबा होती है। और धातु क्या होती है, कठोर होती है। तो प्यारे जो कठोर होते हैं, धातु क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन इसमें कहा गया है धातु एक ऐसा, ठीक है, मतलब जो है कुछ ऐसे धातु होती है, पारा और मरकरी जो कुछ ऐसे धातु होती है। ठीक है, पारा और मरकरी क्या होते हैं, ऐसे धातु होते हैं जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा धातु जो है क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो फिर जो पारा और क्या, पारा और मरकरी दो ही धातु है। पारा और जो मरकरी है क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं किसमें, ब्रोमीन। ठीक है, द्रव अवस्था में अधातु, ऐसा अधातु भी है। ठीक है, क्या एक ऐसा अधातु भी है, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या अधातु, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। क्या हो गया, ये ब्रोमीन है। ठीक है, कौन है ये, ब्रोमीन है। उसी के साथ जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, देखेंगे विद्युत जो होता है प्यारे बच्चों, विद्युत जो होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा क्या होता है, सुचालक होते हैं। तो इसमें जो होते हैं, ठीक है, AgCu और Al होते हैं। AgCu और क्या होता है, Al होते हैं। इसमें जो चांदी होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग Ag कहते हैं, इस सबसे क्या होते हैं, यानी कॉपर जो होते हैं, इस सबसे क्या होते हैं, चांदी जो सबसे क्या होते हैं, सबसे बेहतरीन जो सबसे अच्छा सुचालक होते हैं। लेकिन क्या तीनों को जो है अच्छा सुचालक बनाया जाता है। Ag क्या होता है, AgCu और क्या, एल्युमिनियम। ठीक है, तांबा और क्या, चांदी। उसका जो है इसमें से कुछ, तो प्यारे बच्चों इसमें जो है कि कोई अधातु भी है जो विद्युत का सुचालक होती है। अधातु होते हुए भी देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि अधातु जो प्राय क्या विद्युत का कुचालक होती है। अधातु क्या होता है, प्राय क्या होता है, विद्युत का कुचालक होती है, जो विद्युत को मतलब क्या, विद्युत और उष्मा का कुचालक होती है। लेकिन कुछ एक जो है ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या सुचालक होती है। तो विद्युत का सुचालक बना के अधातु क्या हो गया, तो ग्रेफाइट हो गया। क्या होगा, ग्रेफाइट जो है, तो प्यारे जो ग्रेफाइट जो है एक ऐसा धातु है जो क्या विद्युत का क्या था, सुचालक होती है। ठीक है, जिससे होकर विद्युत धारा क्या, और विद्युत धारा और उष्मा क्या प्रवाहित होती है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो इसी के साथ प्यारे बच्चों यदि पूछा जाए कि सबसे क्रियाशील धातु, यदि पूछा जाए कि सबसे क्रियाशील धातु, इनमें निम्न में से सबसे क्रियाशील धातु क्या है, तो सीजियम होते हैं। क्या होते हैं, सीजियम जो है, प्यारे जो सीजियम जो होते हैं सबसे क्या होते हैं, क्रियाशील धातु होते हैं। क्रियाशील धातु में से पूछा जाए सबसे क्रियाशील धातु क्या होते हैं, तो सीजियम जो क्या सबसे क्या होते हैं, क्रियाशील धातु होती है। इसके साथ यदि पूछा जाए कि सबसे क्रियाशील अधातु क्या है, तो सबसे क्रियाशील अधातु क्या होता है, क्लोरीन होती है। सबसे क्रियाशील अधातु क्या हो गया, फ्लोरीन होते हैं। सॉरी, क्या होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। फ्लोरीन जो होता है सबसे क्या होता है, क्रियाशील अधातु है। जो क्लोरीन क्या है, सबसे क्रियाशील क्या अधातु है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन क्रियाशील अधातु है, तो क्या होगा, फ्लोरीन जो है सबसे होगा। ठीक है, उसी के साथ जो है या जो पूछे, उसके साथ पूछे जाएंगे कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं। कार्बन जो होते हैं ABC चैप्टर में पूछे जाते हैं, कार्बन जो होते हैं, कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं। तो प्यारे जो कार्बन के 2 अप्रूव होते हैं, एक हीरा होता है, दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। एक क्या होता है, हीरा होता है, और दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। हीरा और जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का ही क्या दूसरा अप्रूव है। ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा और जो ग्रेफाइट है क्या, कार्बन जो है, कार्बन का क्या, ये 2 अप्रूव होते हैं। कार्बन का ही 2 अप्रूव क्या हो गया, हीरा और ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, हीरा क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। अब इसमें से बोलेंगे, इसमें से और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हीरा जो है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा जो है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इस हीरा जो अपवर्तनांक होगा 2 कितना होता है, 42 होता है। जो हीरा होता है इसका अपवर्तनांक कितना है, 2.42 होता है। अब इसके साथ जो है और थोड़ा देख लेते हैं जो इसका, यदि हम देखेंगे हीरा प्यारे बच्चों, हीरा जो है क्या विद्युत का कुचालक होते हैं, क्योंकि धातु है। ठीक है, कुचालक होती है। ग्रेफाइट जो मुलायम होते हैं, ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होते हैं। और ग्रेफाइट क्या विद्युत का क्या सुचालक होती है। ग्रेफाइट मुलायम भी होती है और ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या, ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक नहीं होती बल्कि सुचालक होती है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, इस चैप्टर का डेफिनेशन रहा। ठीक है, इस चैप्टर का क्या रहा, ये डेफिनेशन। और जो है कुछ एक्स्ट्रा जो मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का जो है पूछे जाते थे, बल्कि क्या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है इसमें आप लोग का जो है पूछे जाते थे।
अब हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर से जो है और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो मतलब एग्जाम की दृष्टि के साथ साथ जो है जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो है यदि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँ तो आपको जो है 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 1 घंटा में बल्कि जो है 3 घंटा में भी चैप्टर समाप्त नहीं हो पाएगा। बट मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना यदि आप क्लियर कर लेते, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो है और समझने की बात छोड़िए, मत समझो, आपको 100% आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है ये क्या होती है, फिर जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये क्या होती है, जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है बोला है क्या, जब कोई पदार्थ यदि पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहता है या रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आंसर में लिखना है, क्या लिखना है, जब कोई पदार्थ अकेले ही, जब कोई पदार्थ जो है अकेले ही, जब कोई पदार्थ क्या अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके जो है, क्रिया करके भिन्न गुण वाले जो है, भिन्न गुण वाले क्या होता है पदार्थ का निर्माण करता है। भिन्न गुण वाले क्या होता है पदार्थ का निर्माण करता है। भिन्न गुण वाले क्या पदार्थ जो होता है उसका क्या निर्माण करता है। ठीक है, भिन्न गुण वाले पदार्थ का क्या निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वह जो है अभिक्रिया, तो वह प्रक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रक्रिया को ही हम क्या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या क्वेश्चन में डेफिनेशन में क्या कहा गया है, यदि पूछे जाए कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यदि एग्जाम में कभी आपको पूछी जाए कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो प्यारों से जवाब देना है। यदि पूछे जाए कभी भी इस तरह से एग्जाम में पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो एग्जाम में जवाब देना है। ठीक है, लिखना है क्या बच्चों, टेस्ट में या कभी भी पूछे जाए तो लिखना है, जब कोई पदार्थ बोला अकेले ही, मतलब जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके जो है भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो देखो फिर क्या है कि जैसे कि जब कोई दो पदार्थ या उससे अधिक पदार्थ, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ है। ठीक है, हाइड्रोजन और जो क्या ऑक्सीजन दो पदार्थ है, दोनों पदार्थ क्या होता है भाग लिया है, भाग लेके जो है एक दोनों पदार्थ के भाग लेने पर परस्पर क्रिया किया है। परस्पर क्रिया करने के बाद जो है एक इन दोनों की भिन्न एक पदार्थ क्या बना है, एक अलग सा पदार्थ का निर्माण किया है। भिन्न गुण वाले एक पदार्थ जो है अलग सा उसका निर्माण किया है। ऐसे ही क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या है या हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का परस्पर क्रिया किया है, दोनों की दोनों क्या परस्पर क्रिया किया है और दोनों की दोनों परस्पर क्रिया करने वाले क्या बना है HCl बना। क्या बना है HCl बना है। तो फिर जो HCl जो होता है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड जो होते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन होते हैं, ये दोनों क्या इन पदार्थों से क्या होता है बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन दोनों पदार्थों से क्या बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलेंगे अभी जो है इसमें। देखो अभी जाना हम लोग को क्या है कि दूसरा अभिक्रिया हम समझेंगे। यहाँ दूसरा अभिक्रिया क्या है, जैसे CaCO है। ठीक है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट पर जवाब देना है। यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का रसायन सूत्र क्या है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रसायन सूत्र क्या है, तो आपको जवाब देना है CaCO होती है, CaCO3 होती है। क्या होते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो उसका रसायन सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रसायन सूत्र क्या CaCO3 होता है। क्या होता है CaCO3 होता है। और जो है ये CEO जो है कैल्शियम ऑक्साइड है और ये CO2 है। तो आपको जो यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ पूछे जाएंगे इसमें से आपको जो क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का रसायन सूत्र क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट का रसायन सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। फिर देखेंगे इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट जो है अभिकारक। ठीक है, आप देखेंगे पहले यहाँ अभिकारक और प्रतिफल के बारे में समझा दें। दो अभिकारक क्या होते हैं, प्रतिफल क्या होती है। अभिकारक क्या होती है और प्रतिफल क्या होती है। वे पदार्थ क्या होंगे, यहाँ जो आपको छोड़ दिए है अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। तो देखो अभिकारक ये हो गया और प्रतिफल हो गया, तो अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है थोड़ा जान ले, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो जो पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, हिस्सा लेगा, क्या लेगा भाग लेगा और हिस्सा लेगा, क्या लेगा हिस्सा लेगा और हिस्सा लेकर नए पदार्थ में बनाएगा। ठीक है, जो रासायनिक पदार्थ यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेगा भाग लेगा और भाग लेके जो एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। भाग लेके क्या करेगा एक नए पदार्थ का क्या करेगा निर्माण करेगा। एक भाग लेके जो है नए पदार्थ का निर्माण करेगा। ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम क्या अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे। जो पदार्थ भाग लिया, भाग लेके नए पदार्थ का निर्माण करने में हिस्सा लिया उसका अभिकारक, और जिससे नए पदार्थ बना
जिन से क्या हुआ, बदल के क्रिया होकर नए पदार्थ बन गया, नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल। क्या बोलेंगे, नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल। इस तरह से देखा जाए तो मेरा ये दोनों क्या अभिकारक है और क्या ये प्रतिफल है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल क्या है। इसके बाद जो है इस तरह से भी देख सकते हैं, जो समीकरण जो तीर का निशान है, तीर जो निशान होता है उसके बाएं और जो संख्या होती है, तीर का निशान के बाएं और जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, और दाएं जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, अभी चलते हम लोग किसमें, देखो इसमें हम क्या है, कैल्शियम जो है, देखो पहले जो यहाँ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CO3 है, CO3 है, तो CO जो CO3 है हम लोग क्या, CaCO3 हम लोग क्या है, ये जो है पदार्थ बना है किन से, इन पदार्थों से बना है। ठीक है, इन पदार्थों से मिलकर बना है। तो प्यारे बच्चों क्या, ये अभिकारक है और ये क्या प्रतिफल है, ये अभिकारक है और क्या है, ये प्रतिफल। या भी कर सकते हैं, इसको खंडित करने पर, इसको हम लोग टुकड़ा करने पर, इसको हम लोग क्या करेंगे, उलट के पढ़ेंगे, इसको टुकड़ा खंडित करने पर या टुकड़ा टुकड़ा करने पर क्या बना है, ये पदार्थ बना है। यानी क्या हो गया, ये हमारा तो क्या अभिकारक है, ये क्या हम लोग का प्रतिफल है। ये क्या है, हम लोग का प्रतिफल है, क्या आ गया, अभिकारक है। ठीक है, अभी क्या करता है, अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया जो उसके क्रियाविधि के बारे में यहाँ थोड़ा सा बताया गया है, तो देख लेते हैं। किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु, अभिकारक जो उसके अणु पहले टूटकर क्या होता है, परमाणु में परिवर्तन होता है। पहले क्या अणु जो है टूटेगा, टूट के क्या परमाणु में क्या होगा, परिवर्तन होगा। पहले टूटेगा, अणु टूटेगा और परमाणु में परिवर्तन होगा। फिर ये जो है परमाणु आपस में पुनः संगठित होकर जो है, पुनः गठित होकर जो है आपस में पुनः मतलब ना जुड़ना, क्या होना, जुड़ना, आपस में जुड़ के जो है, जुड़कर जो है प्रतिफल के अणु बनाते हैं। क्या होता है, प्रतिफल जो इसके अणु बनाते हैं। ठीक है, इन क्रिया में जो है क्या, अभिकारक अणुओं के परस्पर बीच में क्या होता है, बंधन टूटते हैं। क्या होता है, बंधन टूटते हैं और क्या होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु के बीच एक नया बंधन बनाते हैं। क्या होता है, एक नया बंधन बनाते हैं। तो बंधन कितने प्रकार होते हैं, बंधन प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं। सहसंयोजक बंधन, ठीक है, और जो है बंधन जो है क्या, सहसंयोजक बंधन होते हैं, और जो योग बंधन होता है। इस प्रकार से बंधन जो है 3 प्रकार से, द्विबंधन जो है, ठीक है, एक एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन जो होते हैं। इस प्रकार से बंधन के बारे में ठीक आपको जो है आगे एक्सरसाइज में पढ़ने को मिलेगा, आगे चैप्टर को पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक उतना जरूरी नहीं था, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो है इसकी विशेषता को जानना जरूरी है आपकी। हालांकि जो है यहाँ से सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जानना जरूरी है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में क्या, देखिए रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता एग्जाम में पूछा, एग्जाम में जो आपको टेस्ट में या आप जो टेस्ट में या किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को लिए यदि पूछे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पूछने से गैस की उत्पत्ति, रासायनिक अभिक्रिया से गैस का निर्माण होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उस समय गैस का क्या निर्माण होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दूसरा बोला है अपक्षय का बनना, रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग अपक्षय का निर्माण कर सकते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है उससे हम क्या अपक्षय प्राप्त कर सकते हैं। अपक्षय मतलब क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ जैसे दही जैसा जो पदार्थ उसको हम अपक्षय बोलते हैं, ना ज्यादा गीला ना ज्यादा कठोर। उसके साथ जो है आगे आपको पूछ सकता है रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक जो अभिक्रिया होते हैं उसके द्वारा हम क्या रंग में परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रंग में परिवर्तन कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या रंग में परिवर्तन कर सकते हैं। ताप में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ठीक है, किसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। और ताप में जब भी परिवर्तन होता है तो इसमें कुछ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक उष्माक्षेपी और एक उष्माशोषी, एक उष्माक्षेपी और एक उष्माशोषी। तो क्या बच्चों सबसे पीछे जाके अब जो पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो बोला गैस की उत्पत्ति कब हो सकती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ठीक ऐसी होती है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है, जिसमें गैस का निर्माण होती है। तो फिर बच्चों दानेदार जो जस्ता होती है, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करने से, जस्ता की अभिक्रिया, हम जस्ता जो है उसकी अभिक्रिया जब भी हम करेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक जो है क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। अब बोलेंगे अपक्षेप का बनना, क्या होता है अपक्षेप का बनना, यदि अपक्षेप बनेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, अपक्षेप का बनना, तो फिर बच्चों अपक्षेप एक जो ठोस पदार्थ है, अपक्षेप एक क्या ठोस पदार्थ है। ठीक है, हालांकि जो प्योर ठोस होता है, अपक्षेप ठोस पदार्थ है जो क्या बोला है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसके फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद, पहले नहीं, रासायनिक अभिक्रिया पहले नहीं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी बाद। ठीक है, बोला बिलियन में से पृथक हो, ठीक है, जाता है बिलियन जो है उसमें क्या, बिलियन क्या पृथक हो जाता है, यानी बिलियन में बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया कि जलीय विलयन में, जो सोडियम क्लोराइड है उसके जलीय विलयन में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर, सिल्वर नाइट्रेट जो उसका विलयन डालने पर क्या होता है, ये जो है कैसे बदल जाता है, दही के अपक्षय जैसा, क्या होता है एक दही के अपक्षय होता है, दही के पदार्थ जैसा बन जाएगा, जिसको हमने क्या अपक्षय कर सकते हैं, जिसको हम क्या सकते हैं अपक्षय कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ से पेज नंबर 2 में चलते हैं। तो रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन यदि करना है तो पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग को जो है, ठीक है, यदि हम क्या उसमें विलयन मिला देंगे, विलयन यानी विलयन मिलाने पर क्या, किसका विलयन मिलाने पर, बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा सा करके नींबू का रस मिला देंगे, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका जो क्या रंग होगा, बैंगनी जो रंग होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, गायब होने लगेगा। बैंगनी जो रंग होता है धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गायब होने लगेगा। तो बच्चों
हमको चलना है ताप में परिवर्तन, ठीक है, इसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। यहाँ से आपको जो है इसको समझना अनिवार्य है और बेहतरीन रूप से यहाँ समझना अनिवार्य है। ताप में परिवर्तन में 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं, सॉरी सब्जेक्टिव में, चाहे टेस्ट में या फाइनल में, आपको हमेशा जो है 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और फाइनल में तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन बोलेंगे उष्माक्षेपी क्या है और उष्माशोषी क्या है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी के बारे में यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, और दूसरा पूछ सकता है कि उष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो फिर जो हमें क्या करना है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है उसको जानना है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, कुछ ऐसे विक्रिया, ठीक है, ऐसे विक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग ऐसे जानेंगे, ऐसी विक्रिया जिनसे क्या होते हैं। तो यहाँ पहले जानते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया के जो है फलस्वरूप ताप परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप क्या ताप परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जो है यदि कली चूना को हमने क्या, कली चूना जो होता है उसमें एक ढीला को पानी में गिरा दिए, कली चूना का जो एक ढीला होता है उसमें पानी में गिरा देंगे तो पानी क्या होगा, खुलने लगेगा, पानी उबलने लगेगा और पानी का बहुत हीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पानी का तापमान में परिवर्तन हुआ, पानी जो है उसका तापमान में परिवर्तन हुआ तो पानी का तापमान हुआ। तो ऐसे जो है आपको एग्जाम में पूछेंगे कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का डेफिनेशन ऐसे देना है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे उष्मा जो है उसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी उष्मा का क्या होगा, तैयार होगा, यानी उष्मा का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उष्मा का निर्माण होता है, उस हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जब आपको याद हो गया शायद। उसके साथ साथ यहाँ पूछा जाता है उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों जवाब देना है ऐसी अभिक्रिया, क्या जवाब देना है, ऐसी अभिक्रिया जिनसे, सॉरी क्या बोला है, ऐसे अभिक्रिया, ठीक है, उष्माशोषी अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया जिनमें क्या होते हैं, ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण यानी ऊर्जा का क्षय होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या होता है, जिन अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का नुकसान होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। उष्माशोषी क्या बोलेंगे, अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए बच्चों इसमें आपको जो है किसमें, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे मोमबत्ती का मोम पिघल कर जो है, मोम क्या होता है, ठोस में होता है, मोम पिघल कर जो है उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन हो जाता है। जैसे कार्बन अवस्था में परिवर्तन होता है और द्रव जल जो है एक द्रव में परिवर्तन होता है, द्रव में परिवर्तन होता है। इसके साथ पर बच्चों हमें चलेंगे किसमें, रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। यह जो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक समीकरण, क्लास 9 में जो है अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं रासायनिक समीकरण। आप क्या रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, फिर भी हम लोग अभी समझेंगे कि रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो फिर बच्चों किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, बोला क्या, बोला किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है। जैसे कि हमारे जो है इस अभिक्रिया को देख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ के संकेत एवं सूत्र। जैसे भाग लेने वाले पदार्थ, भाग कौन लिया, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया, भाग कौन लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया, ठीक है। बोला है संकेत एवं सूत्र की सहायता से, संकेत एवं सूत्र, हाइड्रोजन का हम संकेत क्या लिखे H और क्लोरीन का संकेत क्या लिखे Cl। इसके संकेत एवं सूत्र, जैसे इसका सूत्र क्या 2, इसका सूत्र क्या है 2, से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, बोला उस से लिख के जो उसका संक्षिप्त निरूपण, एक छोटा सा रूप होता है, छोटा सा रूप या छोटा सा निरूपण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। छोटा सा निरूपण को ही क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या क्या हुआ है, अभिक्रिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है क्या अभिकारक में भाग लिया है, अभिकारक में भाग लेने के बाद क्या बना है, HCl बना है। यदि इसी बात को जैसा लिखा रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या रासायनिक अभिक्रिया कब कहते हैं, जब लिखा होता हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ऐसी कथन पर ध्यान से क्या होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया होता, क्या होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया होता। बट उस कथन को हम लोग क्या लिखे, सौर भाषा में लिखे, जिससे क्या हाइड्रोजन के लिए H2 लिखे और क्लोरीन के लिए Cl2 लिखे और अभिक्रिया के लिए प्लस दिए और रिएक्शन यानी अभिक्रिया कराने पर, त्रिकरण कराने पर क्या होता है, HCl बनता है, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जब इस बात को हम इस इधर से लिखे, जब किससे लिखे, संकेत और अनुसूत्र की सहायता से लिखे, संकेत और अनुसूत्र की सहायता से लिखे, तो हम क्या बोलेंगे, संकेत और अनुसूत्र की सहायता से किसी कथन को लिखने पर हमको बोलते हैं उसको, हम उससे बोलेंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और उसी बात को जब हम शब्दों में लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो चलिए इसी के साथ
फिर बच्चों पेज नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। पेज नंबर जो 3 है इसमें आपको जो है सबसे जो है एग्जाम में आप जो है ये पूछे जाएंगे, ये ठीक है पूछे जाएंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ठीक है, यहाँ से पहले आपको संतुलित मिलेगा। फिर यहाँ से छूट गया है, ठीक है, एक टॉपिक जो है ये असंतुलित हो गया। इससे पहले हमको संतुलित वाला पढ़ने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग का संतुलित जो यहाँ है, ठीक है, संतुलित यहाँ है। इससे पहले प्यारे बच्चों और एक जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ छूट चुका है, जो टॉपिक छूट चुका है, तो क्या छूट चुका है? अभी तो छूट जाता कि रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम, रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसके लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। हालांकि जो क्लास 9 में अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं, फिर भी जो मैं यहाँ आपको विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो पूरा का पूरा जो है कहाँ सेट हो जाए, डायरेक्ट आपके जो है मस्तिष्क में सेट हो जाए। ठीक है, पहला हो गया अभिक्रिया अभिकारकों के, अभिक्रिया जो अभिकारकों के उनके संकेतों या अनुसूत्रों, बोला संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। संकेतों और अनुसूत्र जो होता है उसके पदों में समीकरण के बाईं ओर, समीकरण जो उसके क्या और बाईं ओर, दाईं ओर नहीं, जैसे मेरा समीकरण होता है ये, इसके बाईं ओर, बाईं इसके बाईं ओर क्या इधर हो गया, बाईं ओर लिखा जाता है। पहला हो गया। दूसरा बोला है अभिकारकों के सूत्रों के बीच जो है धन चिन्ह दिया जाता है। जब दो कारक, अभिकारक में दो पदार्थ आ जाएगा, दो तत्व आ जाएगा, उससे हम धन चिन्ह का नाम, उससे हम धन चिन्ह देंगे। जैसे प्यारा बच्चों हमारे पास, यदि हमारे पास देखेंगे तो यहाँ है, जैसे मैं ए कोई मेरा अभिकारक है, अभी ए मेरा कोई तत्व है और बी भी मेरा कोई तत्व है, तो ए बी को, ए बी जो है क्या तीर का निशान से बाएं ओर बना है, यानी ये अभिकारक है, तो अभिकारक के बीच में क्या चिन्ह, धन चिन्ह, क्या चिन्ह, धन चिन्ह देंगे। क्या चिन्ह देंगे? धन चिन्ह देंगे। जैसे हम लोग को यहाँ धन चिन्ह दिया गया, प्लस का चिन्ह यहाँ दिया गया। ठीक है, तीसरा में कह रहा है अभिक्रिया के प्रतिफलों को, अभिक्रिया जो प्रतिफल होता है, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उसके संकेतों या अनुसूत्र, उसके संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के दाएं ओर लिखा जाता है। उसके संकेत को और सूत्र को, जब अभिक्रिया हो जाने के बाद जो कोई नया पदार्थ बनेगा, अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा, उसके संकेत को और सूत्र को हम क्या समीकरण के दाएं ओर लिखेंगे। समीकरण के किसी ओर, दाएं ओर। जैसे समीकरण है ये, अभिक्रिया समीकरण इसके दाएं ओर लिखेंगे, क्या सी+डी। अगला में है प्रतिफल और सूत्रों के बीच मध्य जो है, यदि प्रतिफल ज्यादा बने, प्रतिफल जो एक से ज्यादा बने, प्रतिफल में एक पदार्थ से ज्यादा, एक तत्व से ज्यादा बने, तो उसमें भी प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। उसमें भी किसका चिन्ह दिया जाएगा? प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। उसी के साथ बच्चों आगे चलेंगे अभिकारकों और प्रतिफलों को, अभिकारक जो होते हैं उसके अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह के द्वारा जो है, तीर चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। अभिकारक और प्रतिफलों को, जैसे मेरे पास क्या है, ये मेरा अभिकारक है और मेरा यह प्रतिफल है, ठीक है, जो प्लस में जुड़ा हुआ है, तो बीच में क्या लाएंगे? तीर चिन्ह लाएंगे। ठीक है, और तीर का नोक किधर रहेगा? प्रतिफल की दिशा में रहेगा। ठीक है, प्रतिफल की दिशा में क्यों रहेगा? कि इन पदार्थ से जो है आगे पदार्थ बना है, तीर का नजर ये दिखा रहा है कि ये अभिकारक है, इनसे पदार्थ जो नया पदार्थ बना है क्या ये आगे है। तो उसी के साथ यहाँ आपको देखने को मिला संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों देखेंगे संतुलित रासायनिक एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण को पहले समझेंगे। सबसे पहले जो आपको देखेगा कि जो क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है, और यह जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो पहले यदि समझ लेते हैं, आप यदि क्या करते हैं, टॉपिक को समझ जाते हैं, तो आप जो है खुद उसके आंसर लिख पाएंगे। आप यदि टॉपिक को समझ जाते हैं तो खुद आपको जो है लिख पाएंगे, और याद भी करना चाहते हैं तो क्या तुरंत और जल्द से जल्द है आपको याद हो जाएंगे, और अपनी भाषा में भी लिख पाएंगे। ठीक है, यदि समझ जाते हैं। और यदि नहीं समझते प्यारे बच्चों, तो आपको जो रटना पड़ेगा, और रटते हैं तो क्या होगा, आज रटेंगे कल रटेंगे, तो आपको जो है रटते रहना पड़ेगा। और यदि समझ लेते हैं तो आपका जो है याद करने की संभावना, याद जो जल्दी हो जाएंगे। और यदि बिना भी करते हैं तो उसे अपनी भाषा में आपने खुद जो है उसके क्या क्या डेफिनेशन को खुद बना के आप लिख सकते हैं। तो फिर बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, यदि पूछा जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, यदि पूछा जाए, लिखना है संतुलित वह समीकरण, लिखना है क्या, इतना को लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है? वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, यानी बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी, यानी अभिकारक में भी और प्रतिफल में, समीकरण के दोनों ओर, जैसे समीकरण ये है तो समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या, प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या, प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या, इधर परमाणु संख्या 10 है तो उधर भी परमाणु संख्या 10, प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है। फिर बार रिपीट करें, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसमें ठीक है, मतलब समीकरण के दोनों ओर, वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। उसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो फिर अभी चलते हैं हम लोग, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की संख्या तो 2 है,
प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, जितने तत्व है सभी की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। जितना अभिकारक में होना चाहिए उतना प्रतिफल में होना चाहिए, जितना अभिकारक में उतना प्रतिफल में। तो प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, और क्लोरीन की संख्या भी 2 है। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, और क्लोरीन की संख्या भी कितना है, 2 है। तो ये जो समीकरण क्या है, संतुलित है। और प्यारे बच्चों इसके साथ बता दें, ये जो समीकरण जो संतुलित किया गया है एक अनुमान विधि से किया गया, अनुमान विधि द्वारा किसको सॉल्व किया गया है, यानी सोल्यूशन किया गया, यानी क्या हो सकता है कि संतुलित किया गया है। कौन सा विधि से, अनुमान विधि से। तो इसी के साथ चलेंगे हम लोग आगे। जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो प्यारे बच्चों कि वह समीकरण, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें क्या हो रहा है, समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। संतुलित समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या ना हो, समान ना हो। जिसमें दोनों ओर यानी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान ना हो, समान यदि ना हो तो असंतुलित, और समान यदि हो तो क्या होगा, संतुलित। ठीक है, देखो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतुलित को यानी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसको संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। या देखो देखो पहले बताया जा चुका है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, वित्तीय चिन्ह इसको जाना नहीं है, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या अनुमान भी मतलब क्या होता है, यहाँ से जानेंगे। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया पदार्थ का तो ना निर्माण होता है और न पदार्थ का क्या नाश होता है। बोला क्या, सामान्यतः देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, देखेंगे सामान्यतः देखेंगे, साधारण में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में ना पदार्थ का निर्माण हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न पदार्थ का नाश होता है, न पदार्थ का निर्माण होता है और न पदार्थ का क्या होता है, नाश होता है। दूसरे शब्दों में देखेंगे, इसलिए जो है क्या, न तो पदार्थ का निर्माण होता है और न पदार्थ का मतलब नाश होता है, इसलिए जो है क्या, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। मुझे आगे देखो, दूसरे शब्द में कहा जाए परमाणु अपना जो है साथी बदलकर जो है अन्य पदार्थ से क्या बना सकता है, किंतु जो है परमाणु बिल्कुल विलुप्त नहीं होते हैं। मतलब अपना साथी बदल के दूसरे से मिलकर क्या रिएक्शन कर सकता है, दूसरे में जा सकता है, लेकिन अपना जो क्या जो गुण होते हैं वो बिल्कुल विलुप्त नहीं होते, बिल्कुल खोते नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में ये दो, ठीक है, दो वाले बातों को ध्यान रखना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, निम्न दो बातों को ध्यान रखना चाहिए। रासायनिक समीकरण को कभी हम लोग कभी भी संतुलित करेंगे तो निम्न दो बातों को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें, आगे देखते हैं। तो पहले अभिक्रिया के जो क्या है, अभिक्रिया के संबंध, अभिक्रिया के संबंध प्रत्येक पदार्थ का जो है सूत्र और संकेत, पदार्थ का प्रत्येक सूत्र और संकेत, जैसे हाइड्रोजन का हो गया H, जिसे क्या सोडियम का हो गया Na, जिसे क्या सल्फर का हो गया S, इस प्रकार से सभी का संकेत और सूत्र जो है ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ज्ञात होने चाहिए। दूसरा बोले बाएं ओर के सूत्र अधोलिखित अंग के जो है समीकरण को संतुलित करने के क्रम में जो है परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, इन दो बातों की तरफ हमें से हमें जो है क्या ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अगला जो है इसमें से देखो कि अनुमान द्वारा जो संतुलित विधि, ठीक है, अनुमान द्वारा क्या विधि, संतुलित विधि। अनुमान द्वारा संतुलित विधि क्या है, तो अनुमान द्वारा संतुलित विधि क्या होता है, बोला इस विधि में समीकरण से संबंध, इस विधि में समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेत जो होता है और सूत्र पदार्थ के जो संकेत होता है सूत्र ठीक पहले आवश्यकता गुणांक, ठीक पहले जो उसके आवश्यकता के अनुसार जो गुणांक जो आवश्यकता होगी उसके पहले क्या करेंगे, आवश्यकता के अनुसार जो कोई नंबर से क्या करेंगे उसको गुणा करेंगे। गुणांक जो है का जो है क्या प्रयोग किया जाता है, गुणांक का चयन इस प्रकार से मतलब क्या करते हैं कि जो है समीकरण के तीर के जो तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या तो समान हो, ऐसे नंबर को हम चयन करके गुना करते हैं ताकि जो इस पार से गुना करने पर भी इस पार भी बराबर हो जाए या इस पर भी बराबर हो जाए। अनुमान से हम लोग संख्या लेंगे ताकि जो दोनों ओर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसी के साथ प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, आगे टॉपिक की ओर। तो प्यारे बच्चों देखेंगे संतुलित करना है, हम कैसे करेंगे संतुलित, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों। तो देखो समीकरण जो होता है MgHCl MgCl2 और जो है क्या H2 को संतुलित करना, कैसे संतुलित करेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे हम क्या Mg की संख्या कितना, 1 है, तो मैग्नीशियम जो उसकी संख्या कितना, बाएं और 2 1 है और दाएं और भी 1 है, तो बराबर है। क्लोरीन की संख्या मेरा बाएं और 1 है, तो क्या दाएं और कितना 2 है। हाइड्रोजन की संख्या बाएं और कितना 1 है और क्या उसकी संख्या कितना है 2 है, तो ये संख्या पहले बराबर नहीं है। आप इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब तक लाइन नहीं